अधिकार का अलग सवाल आता है, निदेशक तत्व का अलग सवाल आता है आपके एग्जाम में। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं इन पर आधारित प्रश्नों पर। मैंने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी, क्या क्या थ्योरी में मैंने पढ़ा है, कैसे इसको मैंने पूरा निदेशक तत्व समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मैंने निदेशक तत्व की परिभाषा बताई आपको। जो स्टूडेंट आज जुड़े हैं वो ध्यान रखिए, आप तो एकदम निदेशक तत्व के अंतिम पड़ाव में समझे, लेकिन निदेशक तत्व कल भी मैंने 1.5 घंटा पढ़ाया था और पूरा विस्तार पूर्वक मैंने क्लास में समझाया था। निदेशक तत्वों के अंतर्गत मैंने कल पहला पॉइंट आपको बताया था, निदेशक तत्वों का परिभाषा, फिर निदेशक तत्वों का इतिहास क्या है, कैसे इसको संविधान में एंट्री मिलती है, संविधान में कौन कौन से निदेशक तत्व दिए गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन सा सरकार को निर्देश दिया गया है, 36 से 51 तक पूरा विस्तार पूर्वक, और यहां तक कि नीति निदेशक तत्व के बारे में एक समान नागरिक संहिता को बने बहुत विस्तार से समझाया, क्योंकि आर्टिकल 44 पर इस बार सवाल आने की प्रबल संभावना है। आर्टिकल 44 पर इस बार सवाल आने की प्रबल संभावना है, ध्यान रखिएगा। निदेशक तत्व के आर्टिकल 44 पर सवाल आ सकता है इस बार मेंस में। उसके बाद फिर मैंने आपको संविधान के अन्य भागों में दिए गए निदेशक तत्व कौन कौन से हैं, जो निदेशक तत्वों की प्रकृति रखते हैं, उसको भी मैंने समझाया। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स कहलाता है। सुशील यादव, बहुत सही। कहां पढ़ा? वाड़ी में। मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर को भी मैंने विस्तार से समझाया। एक प्रश्न यहां से आएगा तो उसको भी आप लिख करके आइएगा अच्छे से। और उसके बाद निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों के मध्य संघर्ष के पूरे इतिहास को अभी मैंने क्लास में लगभग 40 मिनट में आपको, या 30 मिनट में कह सकते हैं, मैं आपको डील किया और आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में समझाया। अब मैं बहुत विस्तार से इसके आंसर राइटिंग पर चर्चा करूंगा। कुछ आंसर राइटिंग पहले बता करके फिर इसको मैं दिखाऊंगा भी, कुछ की फॉर्मेटिंग कराऊंगा। निदेशक तत्वों पे 5 और मॉडल आंसर लीजिए, कल मिल जाएगा ये भी आपको। और कल नहीं मिलेगा, ये मंडे को मिलेगा, क्योंकि न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आज सारे स्टाफ आज से छुट्टी हो जाएगी। तो मैं क्लास में तो पढ़ा दूंगा, मूल अधिकार का मिल चुका होगा, प्रस्तावना का मॉडल आंसर मिल चुका, ये सब मेरे द्वारा दिया जा रहा है आपको। ये हमारी व्यक्तिगत टीम काम करके हमारे द्वारा सेलेक्ट करके क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप अपना अभ्यास करते रहें, आपको हमारे सहारे की जरूरत न पड़े। एक गाइडलाइंस में अपने साथ आपको प्रत्येक टॉपिक पे देता रहूं, और उस पर भी अच्छे से काम करेंगे ना तो 60% क्वेश्चन तो वहीं से फंसा देंगे हम, जो आपको मॉडल आंसर के रूप में आपको दिया जा रहा है। फिलहाल अब आपको मैं प्रश्नों की श्रेणी में लेके चलूंगा। तो प्रश्न के रूप में मैं पहला प्रश्न आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसकी बात करना चाहूंगा, जो सबसे कठिन माना जाता है, उसी को मैं पहले कराऊंगा। और देखिए एक लेक्चर का मतलब क्या होता है, एक लेक्चर के माध्यम से कितनी चीजें आसान हो जाती हैं। पहला प्रश्न, कल जब मैं आपको निदेशक तत्व पढ़ा रहा था तो मैंने आर्टिकल 44 पढ़ाया था। एक सिंगल शब्द मैंने आर्टिकल 44 में नहीं लिखाया था, लेकिन पूरा आर्टिकल 44 मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया था आपको कि एक समान नागरिक संहिता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, पूरे भारत में अभी कहां पर एक समान नागरिक संहिता लागू है, और वह बाई चांस लागू है या बाई चॉइस लागू है, लागू होने का इतिहास क्या है, और वर्तमान में अब तक नागरिक संहिता लागू नहीं हो पा रही है, लागू न हो पाने की चुनौतियां क्या है, क्या भविष्य में इसे लागू किया जाना चाहिए या नहीं, लागू करने के लाभ क्या हो सकते हैं, और लागू करने के लिए सरकार को किन प्रयासों को करना चाहिए, ताकि समाज में, देश के भीतर, बगैर किसी वर्ग संघर्ष के, बगैर किसी दंगों के, बगैर किसी सांप्रदायिक विचलन के इसको लागू किया जाए। इस मुद्दे पर कल मैंने समझाया था। अगर उस कहानी को आपने अच्छे से समझा है तो इस प्रश्न को लिखने में शायद कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे जब विस्तार पूर्वक इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कि चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रदत्त अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति निदेशक के तत्व में प्रदत्त अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने को रोकते हैं। पहले इसके बारे में आप सोचिए, आखिर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। एक सेकंड जरा रुकिएगा आप लोग।
एक सेकंड जरा रुकिएगा। वेट, चलिए, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर 1 मिनट डिस्टर्बेंस। अब समझिए मैं आपसे क्या कहता हूं। टीचर आपको किसी भी विषय वस्तु का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगा, उसके सभी आयामों को बता देगा, उसके सभी मुद्दों को चर्चा कर देगा, पक्ष और विपक्ष बता देगा, एक बेहतर स्टैंड बता देगा। अब जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आए क्लास में जो बताया गया है हूबहू वही पेस्ट कर देना है, नहीं। जितना भी मसाला आपके पास है उस मसाले में से कौन सा पॉइंट आप अपने उत्तर लेखन शैली में उसका प्रयोग करेंगे, ये क्वेश्चन निर्धारित करेगा। इसका निर्धारण प्रश्न करेगा। जैसे कि प्रश्न क्या आया है आपके सामने, चर्चा कीजिए, बहुत कंसंट्रेशन के साथ एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए कि चर्चा कीजिए वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रदान किए गए अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभिनियमित करने से रोकते हैं, लागू करने से रोकते हैं। अब आपको उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? एक समान नागरिक संहिता क्या है? इसके लागू करने में होने वाली चुनौतियां, ये आपको पूरे उत्तर में 70% यही लिखा जाएगा कि इसको लागू करने में अब तक क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं और निष्कर्ष में लागू करने का क्या लाभ हो सकता है, वो निष्कर्ष आ जाना चाहिए। तो शुरुआत कहां करेंगे? हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। मैं फॉर्मेटिंग बता देता हूं इस उत्तर की। अगर इसको मान लीजिए 200 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए आ गया, 200 वर्ड्स में, तो उत्तर का प्रारूप 3 भागों में बटेगा। पहले इसकी भूमिका लिखी जाएगी, फिर प्रभावित करने वाले कारक लिखे जाएंगे, ये बॉडी लाइन कहलाएगा आपका। प्रभावित करने वाले कारक लिखे जाएंगे, लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाएगा। निष्कर्ष में इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा, आपका सुझाव होना चाहिए कि लागू किया जाए या ना किया जाए। लागू किया जाए तो उसके लाभ क्या होंगे, ये तर्क मिलना चाहिए निष्कर्ष में। भूमिका के अंतर्गत क्या लिखेंगे? आप उसकी पृष्ठभूमि को बताएंगे कि निदेशकता, ये एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहां और कैसे किया गया है और इसका अर्थ क्या होता है। इसको आपको 25 से 30 शब्दों में कंप्लीट कर देना है और उसके बाद लगभग 130 शब्दों में आपको प्रभावित करने वाले कारक को लिखना है। तो आपके पास 170 से 80 शब्द खर्च हो जाएंगे। फिर आपके पास 20 से 25 शब्द बचेगा जिसमें आपको निष्कर्ष पूरा कर देना है। इसका निष्कर्ष बड़ा भी किया जा सकता है। इसको अगर आप 110 में समेट लेंगे तो निष्कर्ष आप 50 शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष इसका बढ़ा जाएगा, अप्रोच बढ़ा जाएगा, आपके सुझाव बड़े हो जाएंगे। तो भूमिका में शुरुआत कहां से करें? कलम पहला शब्द क्या लिखे? हमारे संविधान के निर्देशक तत्वों के माध्यम से भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के तहत संविधान सभा के द्वारा एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश संविधान लागू होने के बाद से ही दिया गया है, जिसका अर्थ यह होता है देश में सभी नागरिकों के लिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, विवाह के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर एक समान कानून हो। लेकिन अब तक सरकार इसको लागू करने में सफल रही है। पूरे भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक समान नागरिक संहिता लागू है। इसके इतर भारत के किसी भी अन्य राज्य में एक समान नागरिक संहिता जैसे प्रावधान देखने को नहीं मिलते, जबकि इसके निर्देश संविधान सभा के द्वारा संविधान लागू होने के पश्चात ही सरकार को दिए गए थे। इसके लागू न होने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायित्व हैं। पहला पॉइंट, पैराग्राफ चेंज, भूमिका समाप्त। निचोड़ दे दिया आपने, हल्के आदमी नहीं है, काफी सही से चेक करना हमारी।
भूमिका से ही बता दिया आपने, कहां पर है, किस भाग में है, निर्देश कब दिया गया, लागू कहां पर है, सरकार कर पाई या नहीं कर पाई, बता दिया आपने भूमिका से ही। एग्जामिनर समझ गया, काफी दमदार आ गई मेरे सामने। अब उत्तर लिखना शुरू करिए। 30 शब्द पूरे हो गए हैं आपके। अब उत्तर लिखना जब शुरू करिएगा, एक सामान्य नागरिक संहिता को लेकर के आजादी के पश्चात बहुत सारी सरकारें आई, उन नागरिक संहिता के अंतर्गत को छोड़ दिया जाए, निर्देशक तत्वों का पालन समय के साथ किया भी है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू न हो पाने का सबसे बड़ा कारण है धार्मिक वैमनस्य। यहां धार्मिक वैमनस्य से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सरकार को इस बात का डर रहा कि जैसे ही हम अगर एक समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे तो प्रत्येक धर्मों के जो अपने पर्सनल लॉ हैं, जो अपने शरीयत के कानून हैं, उसमें एक हस्तक्षेप हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोट बैंक हमारे हाथ से निकल सकता है। और इस राजनीतिक सत्ता के लोभ में कोई भी सरकार इस बात को लेकर के हिम्मत नहीं जुटा पाई। दूसरी ओर विशेषकर इस्लाम धर्म के लोगों या अनुयायियों का ऐसा मानना रहा है कि निदेशक तत्वों के माध्यम से यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया तो हमारे जो निजी विधियां हैं, जो हमारे शरीयत के कानून हैं, उनका उल्लंघन किया जाएगा। और इस बात को लेकर के केवल इस्लाम धर्मों में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों को लोगों का भी ऐसा मानना है कि अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य हमें धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, और यदि इन्हें लागू करने का प्रयास किया गया, इसका मतलब है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा और एक यहां संवैधानिक उल्लंघन होगा। इस डर की वजह से भी अब तक किसी भी सरकार ने यह कदम उठाना बेहतर नहीं समझा। और साथ ही साथ हमारे देश के भीतर बहुत सारी ऐसी कल्चर हैं, विविधता वाला स्वरूप है, बहुलवादी संस्कृति है, जिसके द्वारा बहुत सारे समाज सेवकों द्वारा, बहुत सारे संगठनों के द्वारा यह भी आक्षेप लगाया गया है, अगर एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया गया तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति जो अनूठी रूप में जानी जाती है, अपने बहुलवादी संस्कृति के रूप में, मल्टी कल्चरल के रूप में, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह भी एक बड़ा कारक रहा, जिसकी वजह से आजादी के इतने वर्षों बाद भी एक समान नागरिक संहिता को लागू कर पाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन यदि भारत की, देश की, अब पैराग्राफ चेंज, बॉडी लाइन समाप्त, निष्कर्ष की तरफ घूम जाइए। निष्कर्ष थोड़ा बड़ा लिखना है और निष्कर्ष की तरफ घूमते हुए आप लिखिए, लेकिन देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पूरे राज्य के नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे वह विवाह का मुद्दा हो, चाहे वह संपत्ति का मुद्दा हो, चाहे वह धन का मुद्दा हो, चाहे वह तलाक का मुद्दा हो, चाहे वह गोद का मुद्दा हो। इससे हमारे देश के कानून में भी एक रूपता आएगी, न्याय में भी एक रूपता आएगी और पूरे देश को एक धागे में बांधे भी रखा जा सकेगा। साथ ही साथ धार्मिक आधार पर हमारे समाज के भीतर जो बहुत सारे सांप्रदायिक वैमनस्य हैं, बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान हैं, उन धार्मिक आधार पर उन कुरीतियों को समाप्त किया जा सकेगा। और किसी भी मुद्दे को लेकर के न्यायपालिका को भी अलग अलग धर्मों के लिए जो अलग अलग फैसले सुनाने पड़ते हैं, उस जटिलता से भी आसानी होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार को सर्वप्रथम सभी धर्म गुरुओं को और सभी धार्मिक संप्रदाय को, लोगों को विश्वास में लेना होगा और विश्वास में लेने के पश्चात उन तमाम छोटी छोटी चुनौतियों को सामना करते हुए देश के भीतर एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके भीतर सरकार के अंतर्गत कोई राजनीतिक लोभ का कारण नहीं होना चाहिए। और एक समान नागरिक संहिता कहीं ना कहीं पूरे देश को एक धागे में बांधने के लिए एक आवश्यक प्रावधान होगा और शायद समय के साथ साथ सरकार ऐसा करने में सफल भी हो पाए। उत्तर समाप्त। चेक करिए आप कॉपी मेरी, मैंने लिखा उत्तर आपके सामने। कितना नंबर देंगे आप? आपने मुझसे सवाल पूछा कि चर्चा कीजिए वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रदत्त अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं। मैंने पूरा उत्तर आपको पढ़ के सुना दिया, जो लिखना था वो मैंने फ्रेम किया माइंड में, तुरंत आपको बता दिया। ऐसा नहीं कि मैं उत्तर रट के आया हूं या रटा रटाया उत्तर है। सवाल आया, उसके माध्यम से जो भी हमारे पास ज्ञान था उसी को मैंने भाषा में पिरोकर एक क्रम से उस मसाले को मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आपके हिसाब से उत्तर अब कैसा लग रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रंजना सिंह कह रही हैं कि सर अगर 200 शब्दों से अधिक भी हो गया तो इसका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। 200 की जगह 220 कर देंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं है।
200 की जगह 180 भी समेट देंगे उत्तर, तब भी कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन 150 में मत लिखिएगा, 250 से अधिक भी मत लिख दीजिएगा, तब प्रभाव पड़ेगा। हेडिंग डालना ठीक रहता है, पैराग्राफ में लिखिए, फ्लो चार्ट में लिखिए, छोटे छोटे पैराग्राफ होने चाहिए। जरा कमेंट करके बताइए कि आप कॉपी आपके सामने आ जाए और ये प्रश्न आ जाए, मैंने कहीं नोट्स नहीं लिखाया, मैंने कोई नोट लिखाया नहीं, पढ़ाते समय भी समझाते समय भी केवल फ्रेमिंग कराई, उत्तर को एक बार मैंने बोल दिया, क्या अब आप लिख लेंगे? सानिया खान, रंजना सिंह, सुनीता, आयुष पाठक और भी जितने साथी क्लास में आ चुके हैं, जल्दी से बताइए। गायत्री, सुशील यादव, उमेश कुमार शर्मा, हम लिख लेंगे और आज ही लिखेंगे, लिखना भी चाहिए। अगर आप भी नहीं लिखे तो आप अपने माता पिता का और स्वयं का 18,000 रुपये जाया कर रहे हैं फिर। और मैंने पहले ही कहा था ये 18,500 बहुत छोटी राशि लगेगी अगर पूरे जीएस वर्ल्ड की टीम के साथ आपने भी काम कर दिया तो। टीचर अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ेगा नहीं, यहाँ पर जो कुछ भी उसके पास है वो 100% देने। इतना एफर्ट कभी ऑफलाइन में नहीं किया गया, मैंने खुद नहीं किया इतना एफर्ट कभी भी ऑफलाइन में, जितना मैं ऑनलाइन में एफर्ट करके एक चीज क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। खूब प्रभाव पड़ता है, लेख का तो प्रभाव पड़ेगा ही। तारतम्यता नहीं होगी, भाषों का प्रवाह नहीं होगा, उत्तर अगर क्रम से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? रोहित बुद्ध बर्मन जी ने कहा है कि हम आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसी को मैं समझा दूं, दिखा दूं, जरा यहां भी देख लीजिए। ये तो मैंने ओरली बोला, कुछ चीजें आप कैच नहीं कर पाए होंगे। जरा देखिए, जो कुछ भी मैंने लेक्चर में आपको कल एक समान नागरिक संहिता में समझाया था, एक बेहतर उत्तर आपके सामने मॉडल आंसर के रूप में है। क्या देखिए पूरा उत्तर उसी के इर्द गिर्द चल रहा है या ऐसी कोई नई बातें दिख रही? जी अरे तो बताया ही नहीं था सर, यहाँ तो दूसरा लिखा है, आपने तो दूसरा बताया था। जरा इसको भी चेक करके देख लीजिए एक बार। देखिए उत्तर कहां से शुरू हुआ है। समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति अथवा क्षेत्र का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। अतः समान नागरिक संहिता का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। धार्मिक आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कानून सभी धर्मों के लिए सभी आधारों पर एक समान होना चाहिए। यहां तक कोई ऐसी नई बात जो अब तक डिस्कस नहीं किया गया वो आपको सामने दिख रहा हो कि हम कैसे लिखें, या कोई भी एक शब्द जो इतना कठिन हो कि इसका प्रयोग ही नहीं कर सकते आप। अगला पॉइंट, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 की बात को आपने बता दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार से विचार करने की पहल कर चुका है। न्यायालय ने भी कई बार कहा है, अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया है। लेकिन यह विडंबना है
कही जाएगी कि आज तक भारत में समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सका। आज कुछ राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर बहस करना चाहती हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता क्यों न लागू किया जाए, अर्थात वह कौन से कारक हैं जो समान नागरिक संहिता को लागू करने के मार्ग में बाधक हैं। भूमिका पूरी हो गई, यह विचारणीय है। और विचारणीय का पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए। वस्तुतः भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। यहां अनेक धर्मों संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। रीति रिवाजों, सामाजिक संस्थाओं, कर्म कांडों, पुरुषों महिलाओं के अधिकारों के मामले में अलग अलग धर्मों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के द्वारा अनुच्छेद 25 में स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है और प्रत्येक धर्म के अनुयायी यानी कि मानने वाले इसी मौलिक अधिकार के तहत अपने अपने धार्मिक कानूनों एवं प्रावधानों में राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का विरोध करते हैं कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मिली है, हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली है, हमें धर्मांतरण की स्वतंत्रता मिली है, हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता मिली है। अतः हमारे धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप मत करिएगा, नहीं आर्टिकल 32 के तहत हम सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। भारत के अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुसलमान संविधान के लागू होने के बाद से समान नागरिक संहिता के नाम पर शरीयत में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अनुच्छेद 25 में प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन मानते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक के निमित्त अपनाई जाने वाली तुष्टीकरण की नीतियां भी काफी हद तक समान नागरिक संहिता के लागू होने के मार्ग में बाधक रही हैं, रुकावट रही हैं, हस्तक्षेप की हैं। इसी प्रकार अनेक धर्मों के व्यक्तिगत कानून और बहुजातीय मान्यताएं जो विवाह, परिवार, उत्तराधिकार और अन्य मान्यताओं के विभिन्न अधिकारों को सात्यता प्रदान करते हुए क्षेत्रीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को कानूनी स्वरूप प्रदान करते हुए समान नागरिक संहिता को चुनौती देते हैं। उत्तर समाप्त। तो क्या लागू किया जाना चाहिए या नहीं, अब निष्कर्ष होगा। अब निष्कर्ष यहां से शुरू होगा, पैराग्राफ चेंज करके। समान नागरिक संहिता देश की एकता और अखंडता के लिए अति आवश्यक है। पहले ही स्टेटमेंट बता दिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तराजू का पल्ला ऐसे ऐसे जाएगा ही नहीं, ऐसे ही है, इसे आना ही है। ऐसा नहीं है लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए कि नहीं लाना ही चाहिए। आपका पहला ही स्टेटमेंट बता दिया कि समान नागरिक संहिता देश की एकता और अखंडता के लिए अति आवश्यक है। इसे विश्व के अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है। इसे अपनाने से देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून का पालन अनिवार्य हो जाता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे देश में धर्म, क्षेत्र एवं संप्रदाय के आधार पर अनेक परंपरागत कुरीतियों को समाप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। न्यायपालिका पर न्यायिक बोझ कम हो जाता है और फैसले भी जल्दी आ जाते हैं। सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, गोद लेना, जायदाद के बंटवारे में एक जैसा कानून होने से देश में नागरिकों के बीच एकता तथा भाईचारे की भावना विकसित होती है और वैमनस्य घटती है और देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएगा और अपनी विकास की प्रत्येक ऊंचाइयों को छू लेगा। समाप्त हो गया उत्तर। 200 शब्दों में लगभग मैंने 250 शब्दों में बताया, इसलिए इसका 70% भी आप अगर लिख पाएंगे तो एक बेहतर उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए, एवरी पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं उस उत्तर में। तो अगर अब आपके एग्जामिनेशन में एक समान नागरिक संहिता आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रश्न आ गया, तो अच्छे से एकदम लिख करके आएंगे या नहीं? और बहुत है, प्रबल संभावना इस बार आने की, सवाल आ रहा है समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। आगे बढ़े। कुछ और भी पॉइंट को आप लिख सकते हैं, मैंने और भी कुछ पॉइंट आपको यहां पर दे दिए हैं।
अब दूसरा प्रश्न दिखाते हैं आपको। दूसरा प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों व मूल अधिकारों की संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए। क्या? नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकारों की संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए। 50% क्वेश्चन यहां तक है। दूसरा सवाल, नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है? नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है? पहले तो संवैधानिक तुलना कर दीजिए। तुलना करने का मतलब अंतर के रूप में एक साथ बताना है। शुरुआत कैसे करेंगे? नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों ही व्यक्ति के विकास के लिए सहायक हैं, लेकिन जहां एक तरफ मूल अधिकार प्रवर्तनीय होता है जिसे न्यायपालिका के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय न होते हुए भी यह केवल सरकार की इच्छा पर है, जिसका पालन किया जाना नीति निर्माण के समय आवश्यक है। लेकिन दोनों ही अपने अपने स्थान पर नागरिकों के विकास के लिए समाज में समान व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मूल अधिकारों का प्रावधान हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य रखा गया है, जिसे के अंतर्गत निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान की गई है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य सरकार को बहुत सारे निर्देशक तत्व दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करना उसके लिए अपनी नीतियों को बनाते समय आवश्यक है। अब आप संवैधानिक स्थिति की तुलना कर दिए कि नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकारों की संवैधानिक स्थिति की तुलना करना, मतलब संविधान में क्या प्रावधान है। संविधान तो यही कहता है, ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, यह परिवर्तनीय है या परिवर्तनीय नहीं है, और विकास में सहायक ये भी है, विकास में सहायक ये भी है। तो इसकी पहले तुलना कर दीजिए। क्या इंट्रोडक्शन एंड मेन बॉडी? नहीं, ये लिखना नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं प्रस्तावना। अब देखिए हमारी मेन बॉडी जा रही है, अब देखिए हमारा निष्कर्ष जा रहा है। वो पैराग्राफ चेंज करेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। भूमिका समाप्त हो गई, अब यहां से मेन उत्तर शुरू हो रहा है। उत्तर समाप्त हो गया, अब निष्कर्ष की तरफ। जैसे लास्ट में जहां कहेंगे निष्कर्षता, उपरोक्त दिए गए चर्चाओं के अनुसार यह कहा जा सकता है, भारत की देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करना आवश्यक है, क्योंकि एक समान नागरिक संहिता से जहां एक ओर विभिन्न धर्मों और जातियों के लिए एक कानून होगा, वहीं दूसरी ओर अलग अलग धर्मों में विद्यमान बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी रूढ़ियां, बहुत सारी परंपराएं जो हमारे समाज के लिए घातक हैं, वह भी समाप्त हो जाएंगी। तो जहां से निष्कर्षता आपने बदला है पैराग्राफ, वही निष्कर्ष हो गया। हेडिंग डालने की क्या आवश्यकता है? अब नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है, तो आप यहां क्या लिखेंगे? वैसे भी निर्देशक तत्वों को पालन करने के लिए प्रायः कानूनों बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन समय समय पर निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों के बीच कुछ गतिरोध होते रहे हैं, जिसको लेकर के न्यायपालिका को कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। और जो निर्देशक तत्व हमारे देश के नागरिकों के लिए आवश्यक हों, उनके विकास के लिए, उनके नैतिक विकास के लिए, उनको वरीयता कहीं ना कहीं मूल अधिकारों पर दिए जाने चाहिए, और सरकार को भी सजग होकर इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। तब जाकर के इन निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसमें मुख्य भूमिका सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि ये राज्य की इच्छा पर है। न्यायालय के द्वारा इनको किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। समय के साथ साथ सरकार ने इन निर्देशक तत्वों का पालन भली भांति तरीके से किया भी है। जैसे मनरेगा जैसे कार्यक्रम लाए गए, जैसे कि प्रसूति सहायता जैसी कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए संरक्षण के कुछ बहुत प्रावधान भी किए गए। लेकिन फिर भी सरकार कुछ निर्देशक तत्वों के माध्यम में आज भी असफल नजर आती है। जैसे कि अनुच्छेद 44 के तहत एक समान नागरिक संहिता आज भी लागू नहीं हो पाई। जैसे कि अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध आज भी नहीं लग पाया। जैसे आर्टिकल 48 के तहत जहां सरकार ने एक ओर दुधारू जीव जंतुओं के वध के निषेध के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून तो बनाए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं जिसकी वजह से उनके मनोबल को कमजोर नहीं किया जा सका। अतः
सरकार को यह चाहिए कि समय के साथ साथ जो कुछ भी उसे निर्देश दिए गए हैं